कहानी की शुरुआत होती है एडम नाम के एक आदमी से जो बी हाइव ग्रुप नाम की एक खुफिया स्पेशल फोर्स यूनिट का मेंबर हुआ करता था। ये खुफिया ग्रुप अमेरिकन सरकार के लिए ऐसे खास मामलों पर काम करता था जिनके बारे में आम डिपार्टमेंट्स को भी कोई खबर नहीं होती थी। लेकिन जब एडम ने बी हाइव ग्रुप छोड़ दिया तो वह एक बी कीपर बनकर आम जिंदगी जीने लगा। उसने मिसेस पार्कर नाम की एक बूढ़ी औरत का गैरेज रेंट पर ले लिया और वहीं मधुमक्खियां पालकर शहद निकालने का काम शुरू कर दिया। मिसेस पार्कर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं जो अकेली रहती थीं। अब वह एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थीं जो जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी। वह एडम को अपना गैरेज रेंट पर देकर काफी खुश थी क्योंकि एडम बेहद अच्छे दिल का इंसान था। एक दिन काम खत्म होने के बाद मिसेस पार्कर ने एडम को रात के डिनर पर बुलाया, लेकिन उसी दौरान जब वह अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तभी अचानक उनकी स्क्रीन पर एक वायरस नोटिफिकेशन आ गया। उसमें लिखा था कि उनकी हार्ड ड्राइव में वायरस आ गया है। साथ ही नीचे एक फोन नंबर भी दिया गया था जिस पर कॉल करके वह अपना डाटा बचा सकती थी। मिसेस पार्कर ने बिना समय गंवाए उस नंबर पर कॉल कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका फोन सीधे एक साइबर अपराधी गिरोह के पास लगा है। यह गिरोह एंटीवायरस कंपनी बनकर भोले भाले लोगों को ठगता था और उनके बैंक अकाउंट खाली कर देता था। जैसे ही मिसेस पार्कर ने कॉल की, हैकर्स ने उनका कंप्यूटर अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वे आसानी से उनकी सारी बैंक डिटेल्स देख सकते थे। वहीं मिसेस पार्कर को वायरस और हैकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए वह मैनेजर कार्नेट से इसे ठीक करने के बारे में बात करती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके लैपटॉप में यह वायरस अचानक आया कैसे। कार्नेट ने उन्हें समझाया कि उन्होंने शायद किसी अनजान लिंक पर क्लिक कर दिया होगा। फिर उसने उनसे उनके बैंक अकाउंट की जानकारी मांगी। मिसेस पार्कर ने उस पर भरोसा करके सारी जानकारी दे दी। इसके बाद कार्नेट ने उनके अकाउंट में कुछ पैसे भेजे। पैसे देखकर मिसेस पार्कर हैरान रह गईं, लेकिन तभी कार्नेट ने कहा कि उससे गलती हो गई है और उसने जरूरत से ज्यादा पैसे भेज दिए हैं। अब उसने मिसेस पार्कर से बाकी पैसे वापस भेजने को कहा। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपना पासवर्ड डाला और पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए, लेकिन ऐसा करते ही कुछ ही पलों में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। आखिरकार कार्नेट और उसकी टीम अपना मिशन पूरा कर चुके थे। करीब 7 करोड़ रुपए एक झटके में गायब हो चुके थे। ये देखकर मिसेस पार्कर के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि न सिर्फ उनकी जिंदगी भर की बचत चली गई थी बल्कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का सारा पैसा भी गायब हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वहीं दूसरी तरफ एडम मधुमक्खियों से निकाला हुआ शहद एक कांच के जार में भर रहा था। वह इसे मिसेस पार्कर को तोहफे में देना चाहता था, लेकिन जब रात को वह डिनर के लिए उनके घर पहुंचा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। घर का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा था, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अंदर बढ़ने लगा। फिर उसने रसोई से एक चाकू उठाया और सावधानी से लिविंग रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ गए। मिसेस पार्कर की मौत हो चुकी थी और उनकी कुर्सी के पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। उसी वक्त अचानक वेरोना नाम की एक FBI एजेंट वहाँ पहुँच गई और उसने एडम पर बंदूक तान दी। वेरोना को शक था कि मिसेस पार्कर की मौत में एडम का हाथ है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मिसेस पार्कर उसकी माँ थी। इसके बाद वेरोना ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने पूरे घर की अच्छी तरह जांच की और एडम को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। अपनी माँ को खोने के बावजूद वेरोना इस केस की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए वह खुद भी घर की जांच करने लगी। तभी उसे पता चला कि उसकी माँ का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। ये देखकर वेरोना समझ गई कि उसकी माँ साइबर ठगों का शिकार बनी थी। अब ये साफ हो चुका था कि यह कोई मर्डर नहीं था। मिसेस पार्कर अपनी जमा पूंजी और चैरिटी का पैसा खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। आखिरकार पुलिस को एडम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया। अगले दिन वेरोना खुद उससे मिलने पहुंची। वह उस पर शक करने और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझने के लिए माफी मांगना चाहती थी। फिर उसने एडम को उस साइबर अपराधी गिरोह के बारे में बताया जो एंटीवायरस कंपनी के भेष में मासूम लोगों को ठग रहा था। वेरोना ने बताया कि यह गैंग कई सालों से FBI को चकमा दे रही है और अब तक उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। ये सब सुनने के बाद एडम ने फैसला कर लिया कि वह मिसेस पार्कर को इंसाफ दिलाकर रहेगा। जल्द ही उसने इस गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। उसने तुरंत बीहाइव ग्रुप के बी कीपर से बात की और उन्हें इस गैंग को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। बी कीपर उन्हें कहा जाता था जो बीहाइव ग्रुप के साथ मिलकर काम करते थे। अब जल्द ही बी कीपर्स अपने काम में जुट गए और इधर उधर से सारी जानकारी इकट्ठा करके इस गिरोह पर रिसर्च करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने UDG नाम की उस फ्रॉड कंपनी का पता लगा लिया जिसे कार्नेट नाम का व्यक्ति चलाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडम पेट्रोल से भरे 2 कैन लेकर UDG के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाता है। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एडम ने बड़ी आसानी से उन सिक्योरिटी गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया। फिर वह सीधे कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। वहां उसने कुछ लोगों से पूछताछ की और फिर एक कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। आखिरकार उसने वहां मौजूद सभी लोगों को चेतावनी दी कि आज के बाद वे किसी भी बेगुनाह इंसान को इस तरह नहीं लूटेंगे। फिर उसने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद सभी कंप्यूटरों पर पेट्रोल छिड़कने लगा। लेकिन तभी कार्नेट अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया। उसे लगा कि वह एडम को आसानी से रोक लेगा, मगर अगले ही पल एडम ने सबकी बुरी हालत कर दी। इसके बाद उसने वहां एक बम लगा दिया और कार्नेट से कहा कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो तुरंत वहां से निकल जाए। कुछ ही पल में वहां इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा ऑफिस कुछ ही पलों में राख बन गया। सब कुछ तबाह होने के बाद कार्नेट ने तुरंत अपने बॉस डैन फोर्थ को खबर
दी। उसने बताया कि एडम नाम के एक आदमी ने उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को मार डाला और पूरे हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। ये सुनते ही डैनफोर्थ गुस्से से तिलमिला उठा। उसने कार्नेट को कुछ गुंडे इकट्ठा करके एडम का काम तमाम करने का आदेश दे दिया। वहीं दूसरी तरफ वेरोना को भी यूडीजी हेडक्वार्टर्स में हुए धमाके की खबर मिल गई। यह सुनकर उसे मन ही मन थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन जब एडम अपने बी फार्म में काम कर रहा था तब कार्नेट और उसके गुंडों ने उसका पता ढूंढ निकाला। जैसे ही एडम वहाँ से निकला उन्होंने उसके सारे मधुमक्खी के छत्ते बर्बाद कर दिए। इसके बाद वे उसका पीछा करने लगे। लेकिन सच तो यह था कि एडम को पहले से ही उनके आने का अंदाजा था। वह उनका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही गुंडों ने उस पर हमला किया एडम उन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उसने सभी गुंडों को खत्म कर दिया। लेकिन उसने जानबूझकर कार्नेट की जान बख्श दी। हालांकि जाते जाते उसने उसकी उंगलियां काट दी और उसे उसी हालत में छोड़ दिया। मौका मिलते ही कार्नेट वहाँ से भाग निकला। इसी दौरान वेरोना यूडीजी के एक कर्मचारी से पूछताछ कर रही थी। तभी उसे अपनी माँ के घर आग लगने की खबर मिली। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुंची। वहाँ जाकर उसने देखा कि एडम का गैरेज पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। जांच के दौरान FBI को वहाँ एक लाश के पास यूडीजी कंपनी का ID कार्ड मिला। यह देखकर वेरोना समझ गई कि इस पूरे मामले में यूडीजी और एडम का जरूर कोई संबंध है। उधर कार्नेट अपनी जान बचाकर भागने के बाद सीधे डैनफोर्थ को फोन करता है। वह बताता है कि उनका मिशन फेल हो गया और एडम ने उसकी उंगलियां काट डाली। ये सुनकर डैनफोर्थ और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब उसे समझ आ चुका था कि एडम कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन तभी अचानक एडम खुद कार्नेट के सामने पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। उसने कार्नेट को बेल्ट से बांधकर अपनी गाड़ी के बम्पर से बांध दिया और गाड़ी दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद कार्नेट पानी में जा गिरा और उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। इधर डैनफोर्थ अब भी फोन पर था। तब एडम ने कार्नेट का फोन उठाया और उससे कहा कि वह तैयार रहे क्योंकि बहुत जल्द वह हिसाब बराबर करने उसके पास आने वाला है। दूसरी तरफ वेरोना और उसका साथी मैट सरकारी डेटाबेस में एडम की असली पहचान खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। तब वेरोना को एहसास हुआ कि एडम शायद किसी बेहद खुफिया सरकारी संगठन का हिस्सा रहा है। ऐसा संगठन जिसके बारे में शायद FBI को भी कोई जानकारी नहीं थी। अब यह मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकलने वाला था। इसके कुछ ही देर बाद वेरोना को खबर मिली कि यूडीजी के मैनेजर कार्नेट की लाश पानी में एडम की गाड़ी से बंधी हुई मिली है। वहीं दूसरी तरफ डनफोर्थ वैलेस नाम के एक आदमी से मिला जो पहले CIA का एजेंट रह चुका था। असल में डनफोर्थ की माँ जेसिका अमेरिका की नई प्रेसिडेंट बनी थी और वैलेस उनकी तरफ से डनफोर्थ की सुरक्षा संभाल रहा था। जैसे ही वैलेस को पता चला कि बीकीपर नाम का एक आदमी डनफोर्थ के पीछे पड़ा है वह तुरंत हरकत में आ गया। उसने CIA डायरेक्टर जेनेट को फोन किया और एडम के बारे में जानकारी निकलवाने लगा। तब जेनेट ने उसे बताया कि एडम बीकीपर्स ग्रुप का रिटायर्ड मेंबर है। ये सुनते ही वैलेस ने उसे खत्म करने का आदेश दे दिया क्योंकि उसे पता था कि बीकीपर्स ग्रुप के सभी सदस्य बेहद खतरनाक होते हैं। इसके बाद जेनेट ने बीकीपर्स ग्रुप से संपर्क किया और एना नाम की एक एजेंट को एडम को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ समय बाद जब एडम एक गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था तभी एना वहाँ पहुँच गई और उसने अचानक उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन एडम भी पूरी तरह तैयार था। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ लेकिन एडम एना पर भारी पड़ रहा था। गुस्से में एना अपनी गाड़ी के पीछे लगी एक मशीन गन शुरू कर देती है। अब वह पूरी तरह सनकी हो चुकी थी। एडम ने उसे रोकने के लिए गाड़ी से एक शहद की बोतल निकाली और सीधा उसके मुंह पर दे मारी। उसके नीचे गिरते ही एडम उसके पास गया, लाइटर निकाला और एना की गाड़ी में फेंक दिया। पलक झपकते ही भयंकर आग लग गई और एना का उसी आग में अंत हो जाता है। जाते जाते वह एना की एक उंगली भी काट लेता है। फिर वह दूसरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ा। उसके जाते ही पूरे गैस स्टेशन में एक बड़ा धमाका हो गया। यह देखकर बीकीपर्स ग्रुप ने फैसला किया कि अब वे इस मामले में और एजेंट नहीं भेजेंगे। उन्होंने CIA को संदेश भेज दिया कि वे एडम का पीछा छोड़ रहे हैं। जेनेट ने भी यही बात वैलेस तक पहुंचा दी। यानी अब CIA और बीकीपर्स दोनों ही इस मामले से हाथ खींच चुके थे। यह सुनकर वैलेस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने ये मिशन खुद संभालने का फैसला किया। उसने स्पेशल फोर्सेस की एक टीम तैयार की और उन्हें एडम के बारे में जानकारी दी। उसने बताया कि एडम एक बागी एजेंट है जो आम लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अगले दिन वेरोना और मैट उस तबाह हो चुके गैस स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ उन्हें एना की जली हुई लाश मिली। ये साफ था कि एना किसी बेहद खुफिया सरकारी संगठन का हिस्सा थी, लेकिन वेरोना अब भी नहीं समझ पा रही थी कि वह एडम को मारने क्यों आई थी। वहीं दूसरी तरफ एडम ने एना की उंगली की मदद से उसके घर का लॉक खोल लिया और उसका कंप्यूटर एक्सेस कर लिया। फिर उसने कार्नेट के फोन का सिग्नल ट्रेस किया और जल्द ही डनफोर्थ की लोकेशन भी ढूंढ निकाली। इसके बाद उसने एना के घर से कई हथियार और विस्फोटक इकट्ठे किए और अपने अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। उधर वैलेस की स्पेशल फोर्स टीम पहले ही डनफोर्थ की बिल्डिंग में पहुंच चुकी थी। बिल्डिंग के बाहर स्वॉट टीम तैनात थी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एडम हमला करने जरूर आएगा। लेकिन वैलेस ने बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों को बाहर नहीं निकाला। उसने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की ताकि एडम को कोई शक न हो। असल में उस बिल्डिंग में NSU नाम की कंपनी काम कर रही थी जो UDG की तरह ही लोगों को ठगने का काम करती थी। कुछ ही देर बाद एडम बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया। उसने बिना समय गंवाए स्वॉट टीम पर हमला कर दिया। एडम इतना खतरनाक फाइटर था कि कोई भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मौका मिलते ही वह बिल्डिंग के अंदर घुस गया और वहाँ मौजूद कर्मचारियों के बीच घुल मिल गया। लेकिन जल्द ही एक स्पेशल फोर्स सदस्य ने उसे पहचान लिया और उस पर हमला कर दिया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी
तफरी मच गई। सभी ऑफिसर्स एडम को ढूंढकर उस पर गोलीबारी करने लगे, मगर एडम अपनी ट्रेनिंग और स्किल्स की बदौलत हर हमले से बचता रहा और एक एक करके अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाता चला गया। इसके बाद एडम ने एनएसयू के मैनेजर रिको को पकड़ लिया और उस पर कंपनी के असली मालिक का नाम बताने का दबाव डालने लगा। रिको बुरी तरह घबरा चुका था। उसने कहा कि इस कंपनी का मालिक इतना ताकतवर आदमी है कि कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यह सुनकर एडम हंस पड़ा। उसने कहा कि दुनिया में कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं है जो उसके सामने टिक सके। फिर उसने साफ ऐलान किया कि जो लोग आम इंसानों को लूट कर अपनी दौलत बना रहे हैं उन्हें वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए रिको ने अपने मालिक का नाम और पता बता दिया, लेकिन तभी वेरोना और उसकी टीम वहाँ पहुँच गई। उन्होंने एडम पर हथियार तान दिए, मगर इस बार भी एडम उनके हाथ नहीं आया और वहाँ से बचकर निकल गया। इसके कुछ समय बाद वेरोना और मैट को एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। यूडीजी और एनएसयू जैसी ठगी करने वाली कंपनियों का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की प्रेसिडेंट का बेटा डन फोर्थ था। ये जानकर वेरोना समझ गई कि अब खतरा सिर्फ डन फोर्थ तक सीमित नहीं है। एडम की वजह से प्रेसिडेंट जेसिका भी निशाने पर आ सकती है। जैसे ही यह खबर ऊपर तक पहुंची, डिप्टी डायरेक्टर ने वेरोना और मैट को एडम को हर हाल में पकड़ने का आदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और उनके परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अगले दिन वेरोना और मैट सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ प्रेसिडेंट जेसिका और डन फोर्थ की सुरक्षा के लिए बीच किनारे बने उनके बंगले पर पहुंच गए। वहां एक बड़ा चैरिटी प्रोग्राम होने वाला था। हालांकि एफबीआई और सिक्योरिटी एजेंसियां पहले से मौजूद थीं, लेकिन फिर भी वैलेस को डन फोर्थ की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। इसी वजह से उसने कुछ बेहद खतरनाक फाइटर्स की एक टीम बुला ली, जिसका लीडर लजारस था। लजारस ने दावा किया कि वह पहले भी एक बीकीपर को मार चुका है। हालांकि उस लड़ाई में उसने अपनी एक टांग गंवा दी थी। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर उतरा। अमेरिका की राष्ट्रपति जेसिका अपने बेटे डन फोर्थ से मिलने वहां पहुंची थी। डन फोर्थ भले ही कितने ही गैर कानूनी काम करता हो, लेकिन अपनी माँ की आंखों का तारा था। जेसिका उससे बेहद प्यार करती थी। असल में राष्ट्रपति बनने के पीछे डन फोर्थ के काले धन का भी बड़ा हाथ था। राष्ट्रपति के आते ही सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। एडम को रोकने के लिए ड्रेनेज के लगभग सभी ढक्कनों को वेल्ड कर दिया गया था, ताकि कोई भी उस रास्ते से अंदर न आ सके। लेकिन एडम ने फिर भी वही रास्ता चुना। काफी तलाश करने के बाद उसे एक ऐसा ढक्कन मिल गया जिसे वेल्ड नहीं किया गया था। वह चुपचाप गटर से बाहर निकला और एक ट्रक के नीचे छिप गया। तभी एक बॉडीगार्ड ट्रक की जांच करने पहुंचा, लेकिन उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही एडम ने नीचे से उसका गला दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में बॉडीगार्ड बेहोश हो गया। इसके बाद एडम ने उसके कपड़े और टोपी पहन ली। अब वह बिल्कुल सिक्योरिटी स्टाफ जैसा दिख रहा था। इसी वजह से वह बड़ी आसानी से अंदर घुस गया। उधर प्रिग ने प्रेसिडेंट जेसिका को सच्चाई बता दी कि आम लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनियों का मालिक उनका बेटा डन फोर्थ ही है। यह सुनकर जेसिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि उसे पता था कि पैसा गैर कानूनी है, लेकिन ये कैसे कमाया गया था इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। ये सुनते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई। इसी दौरान वेरोना की नजर एडम पर पड़ गई। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और स्वॉट टीम को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कुछ ही पलों में स्वॉट टीम ने एडम को चारों तरफ से घेर लिया और बंदूकें तान दी। ये देखकर एडम धीरे धीरे अपने घुटनों पर बैठ गया, मानो उसने हार मान ली हो। मगर सच तो यह था कि यह भी एडम के प्लान का ही हिस्सा था। जैसे ही सभी का ध्यान उसकी गिरफ्तारी पर गया, उसने चुपके से खुफिया एजेंट्स के ट्रकों में लगाए हुए बम एक्टिव कर दिए। अगले ही पल जोरदार धमाके हुए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एडम ने ऑफिसर्स पर हमला कर दिया और डन फोर्थ तक पहुंचने के लिए बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उधर प्रेसिडेंट जेसिका को आखिरकार अपने बेटे की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि वह डन फोर्थ के काले कारनामों को पूरी दुनिया के सामने लाएंगी, ताकि उन मासूम लोगों को इंसाफ मिल सके जिन्हें उसने बर्बाद किया था। इधर एडम एक एक करके सीक्रेट एजेंट्स और वैलेस के आदमियों को रास्ते से हटाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह उस हॉल तक पहुंच गया जहां उसकी भिड़ंत लजरस से हुई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में एडम फिर से जीत गया और प्रेसिडेंट के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक वैलेस उसके सामने आ गया। वह किसी भी कीमत पर डन फोर्थ को बचाना चाहता था, लेकिन एडम ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बुरी तरह हरा दिया। उधर प्रेसिडेंट के कमरे में डन फोर्थ पूरी तरह घबरा चुका था। उसे पता चल गया था कि उसकी माँ अब उसके सारे राज दुनिया के सामने खोलने वाली है। घबराहट में उसने बंदूक निकाली और प्रिग को गोली मार दी। उसी समय एडम ने कमरे का दरवाजा विस्फोट से उड़ा दिया और अंदर घुस आया। उसके पीछे पीछे वेरोना और बाकी एफबीआई एजेंट्स भी वहां पहुंच गए। अब डन फोर्थ बुरी तरह फंस चुका था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी ही माँ जेसिका को बंधक बना लिया और उनकी कनपटी पर बंदूक तान दी। ये देखकर सभी हैरान रह गए। वेरोना ने एडम से कहा कि वह कोई जल्दबाजी न करे, क्योंकि जेसिका की जान खतरे में थी। अब डन फोर्थ अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, लेकिन एडम ने बिना एक पल गंवाए डन फोर्थ पर गोली चला दी। गोली सीधा डन फोर्थ को लगी और जेसिका की जान बच गई। इसके बाद एडम ने खिड़की तोड़ी और वहां से फरार हो गया। वेरोना चाहती तो उसी खिड़की से उस पर गोली चला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि एडम ने जो कुछ किया वह उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए किया था जिनकी जिंदगी डन फोर्थ जैसे लोगों ने बर्बाद कर दी थी। आखिरकार एडम का मिशन पूरा हो चुका था। इसी के साथ इस दमदार कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।